बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं अपने नए लेक्चर के साथ आपके पास वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आपको मेरा जो इससे पहले वाला लेक्चर है, पहले वाले 2 लेक्चर हैं, वो लाजमी उनको देखना होगा और उनको आप देखें और उनसे आप पहले कॉन्सेप्ट गेन करें अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, और फिर उसके बाद जो है वो कॉस्टिंग एलिमेंट्स के बारे में, और आगे जो है वो जो हम डिफरेंट जो कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं उसके बारे में। तो उनको जब आप एक दफ़ा जो गो थ्रू कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जो वो समझ आ जाएगी। जब और मेन उसमें आपने जो चीज़ देखनी है उसमें आपने कॉस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर, जो कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर मेन फोकस अपना रखना है, ताकि फिर आपको मज़ीद आगे जो वो चीज़ों की समझ आ जाएगी उसके अंदर। तो उन्हीं को ही चीज़ों को यूज़ करते हुए आज हम आपको जो बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या चीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है कि जो चीज़ हमने बनाई और हमने जितनी चीज़ें मार्केट के अंदर सेल कर दी हैं फॉर द पीरियड, किसी भी, वो 1 ईयर की हैं, वो 1 महीने की हैं, वो 6 महीने की हैं, वो 3 महीने की हैं। क्योंकि मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि जो है वो जो कॉस्टिंग के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता। उनको हम अपनी मर्जी से जो है वो 1 महीने की भी बना सकते हैं, 2 महीने की भी बना सकते हैं, 6 माह की भी बना सकते हैं और 1 साल की भी बना सकते हैं। तो हम इसमें हमें कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती या कोई हमें जो है वो किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना होता। तो इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम अपनी मर्जी से उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन के जो चीजें हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, जो चीजें हमने इस दफा सेल की हैं उस महीने के अंदर, उस जो 6 माह के अंदर या उस साल के अंदर, जितनी देर के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखना होता है कि उनके ऊपर हमारा जो हमारी कॉस्ट थी वो कितनी थी, ताकि हम उससे जो है वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेजर कर सकें, और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर आगे जो है वो हम उसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो लेस करेंगे, ताकि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सामने आ सके। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो चीजें जितने की हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट कंपनी ने क्या बियर की है, क्या वो कंपनी जो है वो उन चीजों से प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। तो ये चीजें बेसिक इसके अंदर ये डिसीजन जो है वो हमने उसके अंदर जो है वो देखने होते हैं और इन चीजों को इंटरप्रेट करना होता है कि जो है वो फिर अगर तो जो है वो हमारी जो सेलिंग प्राइस है और जो उससे जनरेट हो रही है, सेल जनरेट हो रही है, जो हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो बन रही है उनकी, वो ज्यादा है, तो फिर हमें जो है उसके अंदर मैयज करने होंगे, हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा ताकि हम जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकें, और फिर वो इतना ग्रॉस प्रॉफिट हो कि वो हमारे जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। तो ये जो सेग्रीगेशन है एक्सपेंसेस की कि कौन से जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनेंगे, कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे, वो भी पिछले लेक्चर्स में मौजूद है। वो भी आप उन लेक्चर्स को जब देखेंगे, आप सुनेंगे, तो उसके अंदर ये चीज भी आपको पता चल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी जो है वो लेक्चर की तरफ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। तो उसमें जो है वो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जो है वो उसका फॉर्मेट भी साथ दिखा देता हूँ, फिर 1 बाय 1 उसके अंदर जो चीजें आएंगी उनको साथ में एलेबोरेट करता जाता हूँ। मैं अभी आपके सामने एक जो है वो परफॉर्मा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड के ऊपर, तो आप इसको देखें, आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर वही सारी चीजें आ रही हैं जो कि हमने कल लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। इसमें जो है वो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जब आपने इस चीज को भी देखा था कल, जो हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल और प्लस उसके अंदर हम लेबर कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। और अगर हम लेबर और प्लस जो है वो ओवरहेड को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है कि कभी भी कोई भी आपसे जो है वो प्राइम कॉस्ट का पूछ ले तो उसमें ये होता है कि रॉ मटेरियल प्लस लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, और अगर कोई आपसे पूछ ले कन्वर्जन कॉस्ट का
तो लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसको आप जो है कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले देखें ऊपर सबसे जो है वो पहले जो है वो कंपनी नेम लिखा जाता है, एबीसी कंपनी। उसके बाद जो स्टेटमेंट का नेम आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, और उसके बाद सबसे नीचे जो है वो आप फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द मंथ एंडिंग, फॉर द क्वार्टर एंडिंग, फॉर द जो है वो हाफ ईयर एंडिंग, आप उसको अपनी मर्जी से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वो इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला एलिमेंट है उसको हम कंसिडर करते हैं, उसके अंदर हमारा जो वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के अंदर आपको डाटा गिवन होगा, उसमें जो है वो आपको एक ओपनिंग इन्वेंट्री दी होगी, एक आपको परचेजेस दी होंगी, उसके बाद जो वो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी। तो उसमें से उस डाटे को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब इसमें से जब आपको क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन से भी जो है कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़े। वो किस तरह के, आपको जो है वो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी और आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज दे दी है, तो आप उससे जो है वो यही फार्मूला यूज करके उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री, जो हमारे पास पिछले साल के या पिछले महीने के एंड पे या जो भी जिस साल तरह भी हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो पिछले साल के एंड के ऊपर हम अभी ईयरली कंसीडर करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ईयरली ही स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो पिछला साल जब एंड हुआ था उस वक्त जो हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक था, उसको अगले साल का वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, वो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी हमारी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो कि हमने इस साल के अंदर परचेज, वो रॉ मटेरियल, वही रॉ मटेरियल जो हमने मजीद परचेज किया। एक तो पिछली इन्वेंट्री जो पिछले साल के एंड पे हमारे पास अवेलेबल थी, वो उसके अंदर हम प्लस कर देंगे परचेजेस जो इस साल हमने खरीदी हैं, जो वेंडर से हमने सप्लाईज ली हैं, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा जो कि हम यूज कर सकते हैं, ओपनिंग प्लस जितनी परचेजेस। तो ये हमारे पास जो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल आ गया जो कि हम यूज कर सकते हैं। उसमें से हम जो क्लोजिंग, अब जो साल जब एंड हुआ तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हमारे पास बच गई होगी, तो उसमें से जो वो जो बच गई है हम उसको माइनस कर देंगे। तो जितना हमारे पास अवेलेबल था उसमें से अगर जो बच गया उसको हम माइनस कर दें तो क्या हो जाता है, उतना मटेरियल मतलब कि हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए आप डिफरेंट जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो है वो इसके अंदर जो बाकी सारी चीजें दे दी जाती हैं, आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज नहीं दिया जाता, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी जाती, बाकी सारी चीजें आपको रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज भी दी जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, रॉ मटेरियल अवेलेबल भी दिया जाता है, तो आप उससे ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस भी दी जाती है, तो आप उसके जो ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर बाजू का क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसको थोड़ा सा क्रिटिकल करने के लिए जो एग्जामिनर होता है वो ये करता है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है लेकिन एक चीज उसमें से स्किप कर देता है, तो उसको आपने रिवर्स कैलकुलेशन से जो है उसको कैलकुलेट करना होता है। आपने ये फॉर्मूले का जो है वो ख्याल रखना है, इस ये आपके माइंड में होगा तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले क्या आपने देखना है कि आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसके अंदर आपने ऐड करना है जो इस साल आपने जितनी परचेजेस की हैं, लोगों से सप्लाईज ली हैं, तो आपके पास टोटल अवेलेबल आ गया मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो है वो हम उसके अंदर एग्जांपल में आपको दे देता हूं कि जो एक जो पेंसिल आपके पास जो पड़ी हुई थी, ठीक है, एक पेंसिल आपने और परचेज कर ली, ठीक है। तो अब आपके पास कितनी होगी, दो पेंसिलें, एक पेंसिल पहले पड़ी हुई थी, एक और परचेज कर ली, तो दो, ये क्या आ गया हमारे पास, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। अब जब एंड जो साल हुआ तो उसमें जो हाफ पेंसिल जो हमारे पास जो बाकी बची हुई थी, तो हम दो में से हाफ को जो माइनस कर दें तो हमारे पास इसका मतलब है कि 1.5 पेंसिल हमने यूज कर ली, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए ताकि आसानी के लिए से जो आप समझ जाएं, तो वो जो इसके लिए मैंने जो इसको कोट किया है, ठीक है। तो यहां तक हम जो क्लियर हो गया आपको कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
अब हमें जो है वो डायरेक्ट लेबर जो है वो कॉस्ट दी होगी। अब उसमें ये भी हो सकता है कि जो एग्जामिनर आपको प्राइम कॉस्ट दे दे, ठीक है। और जब प्राइम कॉस्ट दे दे तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने फिर आपको पता है कि रॉ मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर तो इज इक्वल टू क्या होता है प्राइम कॉस्ट। अगर उसने प्राइम कॉस्ट दे दी है, आपने जो है वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज निकाल लिया, तो उसमें से आप जो प्राइम कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज निकाल दें तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर एग्जामिनर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन देता है तो आप उसको इजीली जो सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मेट और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट का पता है कि कौन सी चीज ऐड होनी है और कौन सी चीज लेस होनी है, कहाँ पे क्या फार्मूला यूज होना है, कहाँ पे कौन सी चीज जो वो चीज अप्लाई होती है, तो वो चीज आपने इसको याद रखना है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज के अंदर हमने डायरेक्ट लेबर, सिर्फ आपने याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आपने ऐड करनी है, इनडायरेक्ट लेबर आपकी यहाँ पे ऐड नहीं होगी। वो मैंने आपको बताया था कि वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट बनती है। उसके अंदर भी तीन कैटेगरी थी, एक हमारी सेलिंग से रिलेटेड थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी और एक जो फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमारी यहाँ पे जो ओवरहेड्स के अंदर आएगी। जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगी। तो ये चीज देखें। अब उसमें जो है वो आपने देखा कि जो हमने प्राइम कॉस्ट तक कैलकुलेशन कर ली, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने जो अप्लाइड और अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का भी मैं आपको एंड पे जो बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। उसमें बेसिकली मैं अभी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे ही देता हूँ कि उसमें बेसिकली जब हम ओवरहेड्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक हमने फॉर्मूला रखा होता है, ठीक है, कि जो वो इतने नंबर ऑफ जो आवर्स जो मशीन चलती है या इतने यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो उसके मुताबिक हमने एक पर जो वो आर का या पर यूनिट का एक रेट निकाला होता है और उसको हम जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन से या टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क से जो अप्लाई करके जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं तो फिर उनका और जो अप्लाइड उनका कंपैरिजन करते हैं। अगर तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा होते हैं और अप्लाइड कम होते हैं तो फिर हम एंड पे जाके अंडर अप्लाइड जो उनको ऐड करते हैं, क्योंकि हमने कम एक्सपेंसेस लिखे हैं ना, तो हुए ज्यादा हैं तो हमने उनको मजीद एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो हम अंडर अप्लाइड लिख के ओवरहेड्स के अंदर कि हमने अंडर अप्लाई किए हुए थे तो हम उसको ऐड कर देंगे। और अगर हमने अप्लाई ज्यादा कर दिए और एक्चुअल एक्सपेंसेस कम है तो हम ऑलरेडी कॉस्ट के अंदर ज्यादा एक्सपेंसेस जो कर चुके हैं, तो उसके अंदर हम ओवर अप्लाइड लिख के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसको माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल के अंदर नीचे। यहां तक अब आपने जो अप्लाइड ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब हमने जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो अप्लाई होते हैं उसको प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट भी इसको कहते हैं स्लैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि जो टोटल हमने कॉस्ट इस साल की है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमने प्लस करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी, जो कि पिछले साल के एंड में पड़ा था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका डिटेल बता दूं कि वर्क इन प्रोसेस होता क्या है। वर्क इन प्रोसेस ये होता है कि पिछले साल हम काम कर रहे थे, कोई भी आप एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर कहीं पे भी कोई मशीन चल रही है, वो काम कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है जब साल एंड हुआ वो मशीन चल रही थी, ठीक है, उसमें से कंटिन्यूअसली जो है वो प्रोसेस चल रहे थे, ठीक है। तो उसमें अगर आपने जो देखना है टेक्निक्स जो हमने टेक्निक जो हमारे प्रोसेस डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड थे, उसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कोई एक चीज है वो बन रही थी, ठीक है, उसके 3 प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा प्रोसेस अभी रहता है, ठीक है। तो अभी वो फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। अब अगर जैसा कि हमने उसके अंदर जो आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी, तो गाड़ी जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, 5वें स्टेप तक आ गई है। अभी उसके जो टायर लगने वाले हैं, उसकी और जो नट वगैरह कुछ चीजें लगने वाली हैं, तो इसका मतलब है कि अभी वो पूरा यूनिट में फिनिश गुड यूनिट में तब्दील नहीं हुई। तो और साल एंड हो गया, अब वो अगला साल शुरू हो गया, इट्स मीन कि वो अगले साल के अंदर जो वो मुकम्मल होगी, उसको टायर लगेंगे, उसके जो बाकी सारी जो चीजें लगेंगी।
तो जब पिछला साल एंड हुआ था तो उस वक्त वो मुकम्मल नहीं हुई थी, तो उसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्योंकि अगला साल शुरू हो गया ना, तो जब जहां तक उसके ऊपर वो काम पिछले साल के एंड तक हो गया था, वो वहां तक उसकी वो उस साल की वो एंडिंग इन्वेंट्री, और जो अगला साल हमारा शुरू हो रहा है, अगले साल जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, अगले साल की जो वो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वो हमारी उस साल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो हम जिस साल की आप बना रहे हैं, इससे पिछले साल जो चीज बन रही थी और साल एंड हुआ, उस वक्त जो वो क्लोजिंग बनी थी वो इस साल की ओपनिंग है, तो वो हमारा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के ऐसी फिनिश गुड्स जो कि अभी मुकम्मल तौर पे जो फिनिश नहीं हुई, उनका कुछ ना कुछ प्रोसेस जो वो रहता है, तो उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वर्क इन प्रोसेस की, वो इस साल की ओपनिंग हो गई, तो उसको जो ओपनिंग है, जो इस साल हमने चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पुट इन की हैं, उसके अंदर उसको एड अप कर लेंगे कि हमने टोटल जो है वो चीजें कितनी पुट अप की हैं अपने जो है वो प्रोसेस के अंदर। इस साल पहले हमने सिर्फ कैलकुलेट की जो इस साल हमने पुट अप की थी, और फिर हम उसमें ऐड कर रहे हैं जो पिछले साल उसमें जो चलती आ रही थी चीजें जो ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर पुटअप थी, और उनको हमने ऐड कर लिया। अब टोटल हमारे पास चीजें आ गई जो कि हमने मैन्युफैक्चर करनी है, टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर पिछले साल प्रोसेस के अंदर कोई चीज रह सकती है, तो जब ये साल एंड हुआ तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस नहीं हुआ होगा, और उसके अंदर वो चीज जो है वहां पे अभी मुकम्मल नहीं हुई और साल मुकम्मल हो गया, तो वो हमारी जो इन्वेंट्री कहलाएगी वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। तो उसको हम जो माइनस कर देंगे क्योंकि वो अभी पूरी मैन्युफैक्चर नहीं हुई। तो पहले हमने पूरे इस साल की कैलकुलेट की, उसके अंदर ओपनिंग डाली, हमारे पास आ गया जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि इस साल हमने मैन्युफैक्चर करनी है, उसमें से हमने माइनस कर दी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो वाली फिगर आ गई कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कि इस साल के अंदर जितनी चीजें हमने बनाई हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास आ गई। ठीक है, लेकिन हमें तो कॉस्ट चाहिए थी वो वाली जो कि हमने चीजें सेल की हैं, हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर चाहिए ही नहीं थी क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ही जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, जो इस साल हमने चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट अब हमारे पास यहां तक सामने आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये चीजें बन गई, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो पहले से हमारे पास फिनिश गुड ऑलरेडी गोदामों के अंदर या कहीं पे भी जो चीजें पड़ी होंगी वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है हर कंपनी के अंदर फिनिश गुड का स्टॉक होता है, तो जो हमने इस साल बनाई और पिछले जो सालों की बनी हुई चीजें जो हमारे पास पड़ी हुई थी वो उसमें हमने ऐड करनी, तो जो टोटल इन्वेंटरी अवेलेबल फॉर सेल है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जो हमने इस साल बनाई और जो पिछले साल इससे बची हुई पड़ी हुई थी पिछले सालों से वो ऐड होगी, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये जो चीजें पड़ी हुई हैं इनकी टोटल जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कॉस्ट जो है उनकी वो हमारे पास आ गई जो कि अवेलेबल फॉर सेल पड़ी हुई हैं। उसमें से जो इस साल के एंड के ऊपर बच गई चीजें जो मार्केट में हमें सेल नहीं हुई, जो अभी भी हमारे और साल एंड हो गया अभी हमारे स्टॉक्स में है, उसको हम उनकी कॉस्ट को जो फिनिश गुड एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। ठीक है, जितनी हमारे पास पहले पड़ी हुई थी प्लस जो इस साल हमने बनाई, वो टोटल उनकी जो कॉस्ट है हमारे पास आ गई कि जो अवेलेबल फॉर सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, उसमें से जो चीजें बच गई उनकी कॉस्ट हम माइनस कर देंगे जो कि एंडिंग इन्वेंट्री है। अब जाहिर सी बात अगले साल का वो ओपनिंग बन जाएगी, जो कि सेल नहीं हुई अभी गोदामों में पड़ी हुई उसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल थी उसमें से जितनी बच गई इट्स मीन बाकी सारी बेच दी हमने, तो जो बाकी सारी बेच दी उनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास, इट्स मीन कि अब जो हमारे पास चीज आई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हम बेच चुके हैं उनकी हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है अंडर और ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एडजस्ट करना है। अगर आपने ऑलरेडी ज्यादा अप्लाई किए हुए हैं तो आपने फिर जो माइनस करने हैं ओवर अप्लाइड लिख के,
और अगर आपने कम अप्लाई किए हुए हैं और एक्चुअल ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपने अंडर अप्लाई लिख के ऐड करने हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल आपके पास आ जाएगी। इस जो फिगर को आप अपने जो है वो सेल्स रेवेन्यू में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। ये फिगर जो है आपकी जो इनकम स्टेटमेंट में आप आके यूज होगी, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो आपका होगा सेल्स इतने की लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने, और नीचे उसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट, हम उसमें से सेल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था बेसिक हमारा जो है टोटल इसका ओवरव्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का। इसके अंदर अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई या कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें रिमार्क्स के अंदर जो है वो अपने पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और एंड पे सिर्फ मैं दोबारा आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब अगर अभी तक आपने जो अपना मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जो है वो जो भी नई वीडियो है आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकें, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इससे जो है फायदा उठा सकें। तो आज तक के लिए यही था हमारा, इसको आप डिटेल से सुने और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है वो अपने रिमार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।